नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी, एक विशेष प्रोग्राम लोकल पर फोकस। दोस्तों, आप जानते हैं कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा के अंदर बड़ी खबरें क्या हैं और उन खबरों पर आज हम फोकस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि 130 मीटर सड़क पर कचरा, बिसरख में बदबू, प्राधिकरण ने ठेकेदारों पर ठोका 3 लाख रुपए का जुर्माना। अब टिंडर से शुरू हुई कपिल और शुभांगी की चैटिंग, 588 दिन बाद इंजीनियर के उड़े होश, लगा 66 लाख रुपए का चूना। अब खबर जेवर से, पहले टेस्ट में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिले 100 में से 100 अंक, हवाई सफर का नया दरवाजा खुलने को तैयार। नोएडा में प्रदूषण की होगी छुट्टी, क्योंकि नोएडा एयरपोर्ट तक दौड़ेगी हाइड्रोजन बस, एक बार गैस भरने पर चलेगी 600 किलोमीटर। ग्रेटर नोएडा में डीएम के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन, नारेबाजी कर दी चेतावनी। ग्रेटर नोएडा के नवीन मंडी में पीली पट्टी होगी लक्ष्मण रेखा, उल्लंघन करने पर होगा लाइसेंस निरस्त। गोपनीय शिकायत शुरू, बर्खास्तगी से खत्म होगी। नोएडा सॉल्वर ने दिलाई TG2 नौकरी, अब तलाश में जुटी पुलिस। एक खबर आती है कि ट्रांसफर करो, दोगुना मिलेगा, झूठा वादा और सच्चा नुकसान। नोएडा में 22 लाख रुपए की साइबर ठगी होती है। नोएडा में सेप्टिक टैंक में गिरकर 2 भाइयों की मौत होती है, इलाके में पसरा मातम। अब दोस्तों, इन खबरों पर फोकस करते हैं और फोकस करते हुए आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, ग्रेटर नोएडा और नोएडा को जोड़ने वाले 130 मीटर चौड़ी सड़क और बिसरख गांव में सफाई में लापरवाही बरतने पर प्राधिकरण ने 2 फर्मों पर कुल 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। निरीक्षण के दौरान बिसरख में मुख्य सड़क पर कूड़े के ढेर और गंदगी बिखरी मिली। ग्रैब के दूसरे चरण के लागू होने के बावजूद नियमों की अनदेखी की जा रही थी, जिस पर कार्रवाई की गई। बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए टीम ने अभियान तेज कर दिया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य महाप्रबंधक RK भारती ने बताया कि टीम ने 130 मीटर सड़क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य सड़कों पर काफी गंदगी पाई गई। डिवाइडर के किनारे काफी मात्रा में गंदगी जमा थी। ऐसा प्रतीत होता है कि डिवाइडर वाली जगह पर काफी समय से सफाई मशीन नहीं चलाई गई थी। संबंधित फर्म मेमर्स एंटनी वेस्ट हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड पर लापरवाही बरतने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना आगामी बिल से काट लिया जाएगा। दोबारा लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। निरीक्षण के दौरान ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख गांव में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे मिले, झाड़ू भी नहीं लगाई गई थी, जिससे गांव में गंदगी फैल रही थी। ग्रामीणों ने इंटरनेट के माध्यम से भी शिकायत की थी। महाप्रबंधक ने बताया कि सफाई में लापरवाही बरतने पर संबंधित फर्म मेमर्स RR फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सफाई का काम ठीक से नहीं हो रहा है और कूड़ा नियमित रूप से नहीं उठाया जा रहा है। अब दोस्तों, अगली खबर पे फोकस करते हैं। बहुत सजग करने वाली ये खबर है। देखिए, इंजीनियर कपिल के पास टिंडर ऐप पर 24 जून 2023 को इंजीनियर शुभांगी मोटी नाम के महिला ID से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। कपिल ने रिक्वेस्ट स्वीकार कर बातचीत करना शुरू कर दिया। दोनों में प्रोफाइल, प्रोफेशन, परिवार, हॉबी आदि को लेकर बातचीत शुरू हुई। दोनों में दोस्ती गहरी होती चली गई। दोनों आपस में टेलीग्राम व व्हाट्सएप से भी जुड़कर बात करने लगे। शुभांगी ने बीमार होने की बात कहकर कपिल से मदद मांगी। कपिल ने मदद समझकर UPI कर कभी 500 तो कभी 1500, कभी 465, 1000, 1200 रुपए ट्रांसफर कर देता था। शुभांगी अपने लगातार तबीयत खराब होने की बात कहकर रकम मंगाती रही। यह सिलसिला जुलाई में भी चलता रहा। इसी बीच एक ठग ने शुभांगी के स्वजन बनकर बात की। शुभांगी की बीमारी के लिए इंजीनियर को जिम्मेदार ठहराया। इंजीनियर ने पल्ला झाड़ा तो ठग नाराज हो गया। उसने पुलिस से शिकायत कर जेल भिजवाने की धमकी दी। यह खबर सुनकर इंजीनियर डर गया
ठग जैसे जैसे कहते जाते, इंजीनियर डर के मारा वैसा ही करता जाता। ठगों ने जनवरी 2025 में मोटी रकम मांगने लगे। 1 फरवरी को 30,000 रुपए डालने के बाद इंजीनियर ने रकम देनी बंद कर दी। उसके बाद ठगों का जान से मारने की धमकी देना जारी रहा। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की और मामले की छानबीन पुलिस कर रही है। अब देखते हैं अगली रिपोर्ट क्या आती है। आपको लोकल पर फोकस प्रोग्राम के तहत आपको हम बताते रहेंगे। अब देखिए जो अगली खबर है इस पर हम फोकस करते हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सपना अब हकीकत बनने से कुछ ही कदम दूर है। शुक्रवार का दिन इस परियोजना के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा, जब रनवे 10 पर कैलिब्रेशन टेस्ट फ्लाइट ने सफलतापूर्वक लैंडिंग और टेक ऑफ किया। सुबह 11:20 पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के एयरक्राफ्ट ने रनवे को छुआ और यह साबित किया कि एयरपोर्ट का नेविगेशन, कम्युनिकेशन और ग्लाइड पाथ सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित और सक्षम है। इस टेस्ट फ्लाइट को विशेष रूप से उन तकनीकी मानकों की जांच के लिए किया गया था जो किसी भी हवाई अड्डे के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। दिन भर में 3 बार लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रक्रिया की गई और हर बार एयरपोर्ट सिस्टम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। यह सफलता इस बात का संकेत है कि नोएडा एयरपोर्ट अब एयरपोर्ट लाइसेंस प्राप्त करने के बेहद करीब पहुंच गया है। डीजीसीए ने पहले 7 नवंबर तक लाइसेंस जारी होने की संभावना जताई थी, लेकिन मौसम के कारण परीक्षण में देरी हुई। अब माना जा रहा है कि 28 अक्टूबर तक सभी रिपोर्ट्स के आधार पर नवंबर के पहले सप्ताह में ही एयरपोर्ट को आधिकारिक लाइसेंस जारी हो सकता है। कैलिब्रेशन टेस्ट की रिपोर्ट जल्द ही डीजीसीए को भेजी जाएगी, जिसके बाद अंतिम अनुमति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। देखिए अब हम अगले खबर पे फोकस करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अब नोएडा के अंदर नोएडा प्रदूषण मुक्त हो सकता है। इसकी शुरुआत नोएडा अथॉरिटी ने शुरू कर दी है। आइए हम इस पे फोकस करते हैं कि ग्रेटर नोएडा से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सफर अब और भी अधिक आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और तकनीकी रूप से उन्नत होने जा रहा है। यहाँ के लिए जल्द ही हाइड्रोजन चलित बस सेवा शुरू की जाएगी। यह सेवा 15 नवंबर से शुरू होने की संभावना है। इस परियोजना का संचालन नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी संयुक्त रूप से करेंगे। परियोजना का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग का बढ़ावा देना और हरित परिवहन को प्रोत्साहित करना। देखिए पहले चरण में कुल 4 हाइड्रोजन बसें सड़कों पर उतरेंगी। प्रत्येक बस में 45 सीटों की क्षमता होगी। एक बार हाइड्रोजन भरने पर यह बसें लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेंगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बसों में आधुनिक इंटीरियर, आरामदायक सीटें और उच्च स्तरीय सुरक्षा मानक शामिल किए गए हैं। इन बसों के संचालन से ग्रेटर नोएडा, यमुना सिटी और नोएडा एयरपोर्ट के बीच निर्बाध और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित होंगी। देखिए 7 नवंबर को हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन का ट्रायल आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद 15 नवंबर से बस सेवा शुरू करने की योजना है। एनटीपीसी ने इस परियोजना को अपने ग्रीन एनर्जी मिशन के तहत शामिल किया है। यह पहल न केवल कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएगी, बल्कि क्षेत्र को हरित विकास मॉडल के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगी। मतलब अब नोएडा प्रदूषण मुक्त होने की तरफ अग्रसर है। देखिए बड़ी खबर पे फोकस करते हैं। ग्रेटर नोएडा के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों ने जिला अधिकारी मतलब डीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएम मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन लेने के लिए भी बाहर नहीं आई। अधिवक्ताओं ने तहसील और जिला स्तर पर फैले भ्रष्टाचार पर चिंता जताई, जिसके कारण न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने डीएम से मिलने का समय मांगा था,
लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कार्यवाही न होने पर आगे भी प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। पदाधिकारियों ने बताया कि इससे पूर्व में की गई बैठक में सभी अधियोक्ताओं ने जिला एवं तहसील सदर दादरी एवं जेवर में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा की थी। तहसीलों व जिला स्तर पर फैले भ्रष्टाचार के कारण अधिवक्ता, वादी एवं आमजन न्यायिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अब हम फोकस करते हैं दादरी की नवीन मंडी पर। देखिए, दादरी नवीन मंडी में पीली पट्टी को लक्ष्मण रेखा घोषित किया गया है। मंडी प्रशासन ने चेतावनी दिया है कि यदि किसी आढ़ती ने इस पट्टी का उल्लंघन किया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। यह कदम मंडी में व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। सभी आढ़तियों की दुकानों के सामने भंडारण करने के लिए अलग जगह चिन्हित कर पीली पट्टी खींची जाएगी। इसके आगे भंडारण करने वाले आढ़ती का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। लोडिंग वाले वाहन 4 बजे के बाद मंडी के अंदर प्रवेश कर सकेंगे। वही वाहन प्रवेश करेंगे जिनके पास टोकन होगा। सब्जी मंडी रोड पर बैठने वाले फुटकर विक्रेताओं को रोड से हटाया जाएगा। सब्जी मंडी गेट प्रवेश के लिए और कांटे वाला गेट निकासी के लिए प्रयोग में किया जाएगा। देखिए, मंडी के अंदर जो है रोजाना 25 से 30 वाहनों की लोडिंग होती है। अक्टूबर में धान की आवक 2,09,000 टन रही। पिछले वर्ष 1,91,000 टन रही थी। अब दोस्तों हम फोकस करते हैं नोएडा के एक सॉल्वर गैंग की खुलासा हुआ है, इस पे हम फोकस करते हैं। आइए जानते हैं कि खबर क्या है। देखिए, नोएडा में एक युवक ने सॉल्वर की मदद से यूपी-आरबी यूएनएल की ऑनलाइन परीक्षा पास कर नौकरी हासिल कर ली। शिकायत मिलने पर जांच हुई और फर्जीवाड़ा सामने आया। अधिशासी अभियंता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस सॉल्वर की तलाश कर रही है और पहले भी नोएडा के परीक्षा केंद्रों में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। देखिए, सोनभद्र के ओबरा तापी कॉलोनी निवासी विनोद कुमार पांडे ओबरा तापी परियोजना में अधिशासी अभियंता है। मिर्जापुर अतरौली खुर्द निवासी वीरेंद्र कुमार सिंह उनके विभाग ओबरा प्लांट में TG2 है। हाल में ही वीरेंद्र के खिलाफ एक गोपनीय शिकायत मिली थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने फर्जीवाड़ा करके विभाग में भर्ती हो गए हैं। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत से अवगत कराया और उनके निर्देशन में जांच की गई। वीरेंद्र के फर्जीवाड़े की परत दर परत लगातार खुलती गई। पता चला कि वीरेंद्र की 14 जुलाई 2021 को नोएडा के सेक्टर 62 स्थित ION डिजिटल जोन IDE2 से केंद्र पर पहली पारी में परीक्षा आयोजित की गई थी। हालांकि उसकी जगह पर एक सॉल्वर ने परीक्षा दी थी। जांच में सभी आरोप सही पाए गए। वरिष्ठ अधिकारियों ने वीरेंद्र को नौकरी से बर्खास्त कर दिया और उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। नोएडा में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र सेक्टर 62, फेज 2, सेक्टर 80 और सेक्टर 65 में स्थित है। अब दोस्तों हम साइबर क्राइम पर फोकस करते हैं। नोएडा के सेक्टर 110 के एक फर्नीचर व्यापारी को एक महिला साइबर जालसाज ने साइड बिजनेस शुरू करने का झांसा दिया और उसने शेयर बाजार में निवेश करके भारी मुनाफे का वादा करके उससे 22 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित को जालसाज की चाल का पता तब चला जब वह मुनाफे समेत अपनी रकम नहीं निकाल पाया। उसने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नोएडा सेक्टर 10 के बदायूं रोटा गांव के धीरपाल सिंह श्री बालाजी नाम से एक फर्नीचर शोरूम और ऑफिस चलाते हैं। वह बड़े बड़े दफ्तरों और इमारतों के लिए फर्नीचर बनाते हैं। उनकी शेयर बाजार में भी रुचि है और इसी का फायदा साइबर जालसाजों ने उठाया। 10 अगस्त को धीरपाल के व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज आया। जालसाज ने खुद को सलोनी चौधरी बताते हुए धीरपाल से बात की और कहा कि उनका कारोबार मंदी के कारण चपेट में है। उन्हें साइड बिजनेस शुरू करने के लिए कहा।
खुद को शेयर बाजार की विशेषज्ञ बताते हुए उसने निवेश करके पैसे 2 गुने करने का वादा किया। उसने धीरपाल को एक ऐप पर रजिस्टर किया और छोटे छोटे निवेश करने के लिए राजी किया। उसके बाद उसने उसके खाते में से पैसे ट्रांसफर करा दिए और उसे विश्वास में ले लिया। धीरपाल जालसाज की बातों में आ गया। उसने 12 से 15 दिन के बीच 22 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। जब धीरपाल ने पैसे निकालने की कोशिश की तो जालसाजों ने टैक्स और सर्विस चार्ज के अतिरिक्त भुगतान की मांग की। उन्होंने धीरपाल का खाता फ्रीज करने की धमकी दी और जब उसने और पैसे देने से इनकार कर दिया तो जालसाजों ने संपर्क तोड़ दिया। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने एनसीआरपी पोर्टल और साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। साइबर क्राइम थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। धोखाधड़ी में शामिल बैंक खातों की जानकारी जुटाई जा रही है। जालसाजों की पहचान और तलाश के प्रयास जारी हैं। जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। उस समय लोग फंस रहे हैं जब लोग जागरूक हो रहे हैं और वो भी नोएडा जैसे बड़े शहर में। अब फोकस करते हैं नोएडा सेक्टर 63 की एक खबर में। नोएडा में सेक्टर 63 थाना क्षेत्र के चोटपुर कॉलोनी में सेप्टिक टैंक में गिरने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। उधर घटना की जानकारी लगने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। थाना सेक्टर 63 पर डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि चोटपुर कॉलोनी में 2 व्यक्तियों की अपने घर के सेफ्टी टैंक में गिर गए और सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि 2 व्यक्ति चंद्रभान जिनकी उम्र लगभग 40 साल, पुत्र जैनी कुमार, और राजू जिसकी उम्र लगभग 26 साल, पुत्र जैनी, निवासी बुलंदशहर, वर्तमान पता चोटपुर कॉलोनी गौतम बुद्ध नगर, जो स्वयं का घर खरीदकर रह रहे थे। बताया गया कि दोनों भाई खोड़ा में कारपेंटर का काम करते थे। घर में बने हुए सेफ्टी टैंक की पटिया टूट जाने के कारण चंद्रभान टैंक में गिर गया। जब उसके छोटे भाई राजू ने उसे बचाने के लिए नीचे टैंक में गया तो दम घुटने के कारण वह भी सेफ्टी टैंक से नहीं निकल पाया, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए एक पड़ोसी हेमंत ने टैंक में जाने की कोशिश की, लेकिन दम घुटने के कारण वह नीचे नहीं जा सका। पड़ोसी हेमंत को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया, जो कि अभी स्वस्थ है। तो दोस्तों, ये थी भारती टीवी की एक विशेष पेशकश लोकल पर फोकस, जिसमें आपको नोएडा की सारी खबरों का एक निचोड़ बताया गया कि आज आपके शहर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में क्या हुआ। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं रात 9 बजे इसी चैनल पर। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए शेयर। धन्यवाद।